हेलो एवरीवन। यूट्यूब चैनल जीएस गुरु में आप सबका स्वागत है। इंडियन नेशनल मूवमेंट आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। जैसे कि आपको सबको पता है, मॉडरेट फेस इंडियन नेशनल मूवमेंट का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट तीन पार्ट्स में डिवाइड है, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और गांधी एरा। मॉडरेट बोले तो नरम दल, गरम दल और गांधी युग, महात्मा गांधी का टाइम पीरियड। तो इसमें मॉडरेट एरा हम विद एमसीक्यूज पढ़ चुके हैं। आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट पार्ट। एक्सट्रीमिस्ट पार्ट में जो टाइम पीरियड रहेगा 1905 से 1917 तक। उम्मीद रहेगी आज के लेक्चर में सारे का सारा पार्ट कवर हो जाएगा विद एमसीक्यूज। देखो, हमने एमसीक्यू सीरीज के साथ कैसे स्टार्ट किया हुआ है आप सबको पता है। ये मत समझना है सिर्फ एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के माध्यम से हम सारी की सारी हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, हिस्ट्री तो सारी की सारी मिलेगी, कंटेंट सारा मिलेगा, लेकिन साथ के साथ एमसीक्यूज भी मिलेंगे। अगर स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं तो थ्योरेटिकल पार्ट में काफी बोरिंग चीजें भी आ जाती हैं। तो यहाँ में हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एमसीक्यूज के माध्यम से सारी की सारी हिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, 5 लेक्चर्स देख चुके हैं ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने हिस्ट्री का ओवरव्यू लिया था, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री की सारी डिटेल मैंने बता दी थी। उसके बाद एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, जो यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई थी, उनमें से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद एस्टेब्लिशमेंट की, अपने रूल की। फिर उन्होंने गवर्नर और गवर्नर जनरल बंगाल में रखे और इंडिया में गवर्नर जनरल अपॉइंट किए। देन उनके वाइसरॉय, उन सबकी सीक्वेंस देखी हमने, कैसे कैसे कौन कौन फर्स्ट था या लास्ट था, कैसे कैसे चेंजेस आई उनमें। उसके बाद हमने देखा रिवोल्ट ऑफ 1857, जहां से एक्चुअली इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होती है या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट होती है। उसके बाद हमने देखा एस्टेब्लिशमेंट एंड सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी उसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, और जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस बनते थे मैंने लास्ट वाली वीडियो में सारे के सारे एक ही वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं। आज वाला जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है एक्सट्रीमिस्ट फेज पे। 1905 से 1917 टाइम चलेगा। इसमें जो जो इंसिडेंट आते हैं इंपॉर्टेंट आपके सामने है। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट 1905 में। उसके बाद रहेगा कलकत्ता सेशन। उसके बाद आएगा मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत सेशन, मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, कलकत्ता सेशन, दिल्ली दरबार, गदर पार्टी, कामागाटा मारू, लखनऊ सेशन और लखनऊ पैक्ट, दो अलग अलग चीजें हैं। होम रूल लीग आएगी, या जिसको होम रूल आंदोलन भी बोलते हैं, मूवमेंट भी बोलते हैं। मॉन्टेग्यू या फिर अगस्त डेक्लारेशन 1917 में। मतलब 1905 से 1917 तक वाला जो पार्ट है वो हमारा रहने वाला है एक्सट्रीमिस्ट फेस गरम दल वाला पार्ट। देखो, हमने ये सीक्वेंस ही फॉलो करनी है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अकेले एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, आप अपनी कॉपी पे नोट्स बना सकते हो अच्छे से। नोट्स कैसे बना सकते हो, जैसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो एक सीक्वेंस में पहले सबसे पहले बंगाल की पार्टीशन पे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, फिर स्वदेशी बाइकॉट पे, उसके बाद कलकत्ता सेशन पे, उसके बाद मुस्लिम की लीग की एस्टेब्लिशमेंट पे। ये सीक्वेंस रहेगी आपकी। मतलब आप अपनी कॉपी पे नोट्स बना सकते हो। फर्स्ट टॉपिक बंगाल की पार्टीशन लिख के 1905 वाला, उसके नीचे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इवन की जो मैं स्टोरी सुनाऊंगा साथ के साथ, वो आप लिख सकते हो। मतलब हम कंटेंट सारे का सारा कवर करेंगे, आपको मिलते रहेंगे, साथ के साथ एमसीक्यूज भी आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पार्ट 6 रहने वाला है, इसमें हम एक्सट्रीमिस्ट फेस पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 5 पार्ट्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, 5 लेक्चर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वाले 5 लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियोस को शेयर करो। आपको पता है इंडिया में टाइम अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो लॉकडाउन के दौरान सभी स्टूडेंट्स घर पे बैठे हैं, तो इसी टाइम पे हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। तो जितना हो सकता है वीडियोस को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, आगे भेजो वीडियोस को, ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज का बेनिफिट ले सके घर पे बैठे हुए। और टेलीग्राम पे मैंने दो आपको सोर्सेज प्रोवाइड कर दिए। एक तो चैनल बना दिया, चैनल आपके सामने है जीएस गुरु अंकुश अंकु के नेम से, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज सीधा टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो जीएस गुरु अंकुश अंकु, आपको एक चैनल मिल जाएगा। चैनल ज्वाइन करोगे, उसी में आपके पास लिंक पड़ा होगा। एक मैंने ग्रुप भी बना दिया आपकी चैट करने के लिए। उस ग्रुप में आपको डेली क्विज मिलते रहते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक टाइम डिसाइड हो जाता है, उसमें क्विज डेली डेली चलता रहता है, ताकि आपकी आपकी जो तैयारी अच्छे तरीके से होती रहे। आगे चलते हैं। जो लास्ट मैंने वीडियो में क्विज दिया था, क्वेश्चन दिए थे, वो 5 क्वेश्चन देखते हैं, जिनमें से मोस्टली स्टूडेंट के क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन एक क्वेश्चन काफी जनों का गलत भी था। फर्स्ट है हमारे पास, महात्मा गांधी वेंट साउथ अफ्रीका इन विच ईयर। महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका किस साल गए थे। तो पहले का आंसर हमारा था 1893। 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए थे। उसके बाद 1915 में, 1915 में इंडिया में वापिस आ गए थे।
आगे चलते हैं, स्वामी विवेकानंद गेव फेमस स्पीच इन 1893। जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने एक स्पीच दी थी, काफी फेमस हुई थी बाद में, जिनकी स्टार्टिंग वर्डिंग हम बोल सकते हैं ऑल आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। इसी वजह से वो फेमस हुई थी, उन्होंने स्टार्टिंग में ये वर्डिंग बोली थी। तो 1893 में उन्होंने स्पीच दी थी, कौन सी जगह पे दी थी? ये पंजाब स्टेट एग्जाम के लिए या फिर अदर स्टेट्स एग्जाम के लिए या सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनमें काफी बार क्वेश्चन देखा जा चुका है। तो वो स्पीच उन्होंने डिलीवर की थी शिकागो यूएस में। इसका आंसर रहेगा शिकागो यूएस। नेक्स्ट है, फर्स्ट कंट्री मेक टू गिव अ वोटिंग राइट्स टू वुमेन। तो पहली कंट्री ऐसी जिन्होंने वोटिंग राइट्स दिए थे वुमेन्स को, महिलाओं को वोट करने का अधिकार दिया था, तो वो कंट्री कौन सी थी? वो कंट्री हमारे पास थी न्यूजीलैंड। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड इन 1989। इस पे में भी काफी जनों के आंसर जो थे गलत थे, काफियों के मैसेज भी आए मुझे। तो चेयरमैन कौन थे? ब्रिटिश कमेटी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो 1989 में बनी थी। देखो 89 वाली पूछा जा रहा है, तो 89 में जो कमेटी बनी थी ब्रिटिश कमेटी, उसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे पास विलियम डिग्बी। तो इसका आंसर था सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ये तो मैंने ऑलरेडी अपनी जो वीडियो थी उसमें बता दिया था। 1885 में पहली मीटिंग हुई, 1886 में सेकंड मीटिंग हुई। तो 1886 वाली जो मीटिंग थी उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी। मैंने बताया था जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने 3 मीटिंग प्रेसाइड की थी, 1886 वाली, 1886 वाली, 1893 वाली, 1893 वाली, 1906 वाली जो आज पढ़ेंगे हम आगे वाले आने वाली स्लाइड्स में, तो कलकत्ता सेशन वाली। तो 3 मीटिंग उन्होंने प्रेसाइड की थी। तो यहाँ पे हमारे उन्होंने पूछा है सेकंड प्रेसिडेंट आईएनसी कौन थे? तो सेकंड मीटिंग जब होगी तो तभी तो सेकंड प्रेसिडेंट बनेंगे। तो सेकंड प्रेसिडेंट जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास बी ऑप्शन। तो ये 5 क्वेश्चन से पीछे वाले। आज के लेक्चर्स में देखते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहले 10 वायसरॉय, देखो मैंने बताया था 1858 से जो स्टार्ट हो चुके थे वायसरॉय, 1858 से 1899 तक पहले 10 वायसरॉय निकल चुके हैं। तो पहले 10 वायसरॉय की लिस्ट मैंने लास्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दी थी आपको। आगे आने वाले 10 वायसरॉय हैं आपके पास, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड है, लॉर्ड रीडिंग है, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंटबेटन। मतलब क्या है, ये वाला टाइम पीरियड जो रहेगा 1899 से स्टार्ट होके 1947 या 8। देखो मैंने 47 और 48 क्यों लिखा है, मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी बताया था। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनका टाइम पीरियड एज ए वाइसरॉय 1947 में खत्म हो गया था। लेकिन 1947 जैसे ही निकलता है, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट होता है, तो जो वाइसरॉय वाला टाइम था, वाइसरॉय वाली पोजीशन थी, उसका नेम चेंज करके क्या रख दिया था बाद में, 1948 तक जो पोजीशन डली थी, मतलब सॉरी 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन बैठे थे गद्दी पे, तो वो वाला पोजीशन थी जो उनकी, वो एज ए गवर्नर जनरल काम करते रहे हैं इंडिया में। मतलब 1947 से 48 तक वो एज ए गवर्नर जनरल रहे हैं। लेकिन हम यहाँ वाइसरॉय देख रहे हैं तो 1947 में एज ए वाइसरॉय उनकी पोजीशन खत्म हो जाती है और 1948 तक वो एज ए गवर्नर जनरल काम करते रहते हैं। तो जो आज वाला लेक्चर हमारा रहने वाला है 1905 से स्टार्ट होकर 1917 तक, मतलब उसमें 4 वाइसरॉय हमारे कवर होने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो स्टार्टिंग हम करेंगे 1905 से करेंगे और 1917 तक लेके जाएंगे, तो 1905 से लेके 1907 तक तो वायसरॉय कौन कौन से कवर हो जाएंगे उसमें आपका। 1905 में लॉर्ड कर्जन होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद लॉर्ड मिंटो होगा, लॉर्ड हार्डिंग होगा, और 1917 तक जो कवर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। मतलब पहले 4 वायसरॉय, इनके टाइम पे जो जो इंपोर्टेंट काम बनते हैं वो देखने जा रहे हैं हम आज वाले लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एक्चुअली अनाउंस्ड इन 1903। देखो वैसे तो मैंने अभी पीछे स्लाइड में बताया जो बंगाल का विभाजन था, बंगाल की पार्टीशन थी, वो 1905 में हुई। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो बंगाल का विभाजन था वो एक्चुअली कब अनाउंस हो चुका था? वो 1903 में अनाउंस हो चुका था इन दी न्यूज़पेपर। कौन से न्यूज़पेपर में उन्होंने न्यूज दी थी ब्रिटिशर्स ने? तो वो एक न्यूज़पेपर था हमारे पास संजीवनी। तो संजीवनी न्यूज़पेपर में उन्होंने बता दिया था जो बंगाल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे वो आगे देखेंगे आने वाली स्लाइड में। तो 1903 सबसे पहले आपके पास टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। जिन्होंने नोट्स बनाने अपनी कॉपी में, तो पहला टॉपिक लिख लो बंगाल की पार्टीशन, और बंगाल की पार्टीशन के नीचे पहला पॉइंट ये लिख लेना, जो संजीवनी न्यूज़पेपर था उसमें ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था 1903 में क्या बंगाल की पार्टीशन होगी। यहीं से जो इंडियंस थे वो भड़कने स्टार्ट हो गए थे, वो अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स के।
सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है, द बंगाल वॉज पार्टीशन इनटू वेस्ट एंड ईस्ट। देखो जो बंगाल की पार्टीशन है, बंगाल की पार्टीशन के टाइम पे क्या हुआ, जो बंगाल था दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, वेस्ट और ईस्ट में। जो वेस्ट वाला पार्ट है वो हिंदूज को दे दिया गया था, जो ईस्ट वाला पार्ट है वो मुसलमानों को दे दिया गया था। वो कब अनाउंस हुआ था, 20th ऑफ जुलाई 1905 में। देखो 1903 में तो न्यूज़पेपर में आया, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कब किया, 20 जुलाई 1905 को अनाउंस किया। लेकिन एक डेट इंपॉर्टेंट बनती है जो एग्जाम में पूछते हैं, केम इनटू इफेक्ट ऑन विच डेट। लेकिन जो बंगाल की पार्टीशन थी वो इन इफेक्ट कब आई, मतलब इंप्लीमेंट कब हुई, मतलब लागू कब हुई हमारे इंडिया में, तो वो लागू हुई थी 16 ऑफ अक्टूबर 1905 में। तो एक्चुअली में अगर पूछा जा रहा है आपसे बंगाल की पार्टीशन कब हुई, तो बंगाल की पार्टीशन आपकी हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा, बी ऑप्शन। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि 1905 में जब बंगाल की पार्टीशन हुई, तो हमारे इंडियंस से जो, हमारे इंडियंस तो नहीं चाहते थे बंगाल की पार्टीशन हो, लेकिन जब पार्टीशन हो गई थी, जो मुसलमान थे, मुसलमान इस चीज से खुश थे। लेकिन जो हिंदू थे वेस्ट वाली साइड थे, जो पश्चिम वाली दिशा में थे, वो हिंदू अगेंस्ट थे इसके। तो उन्होंने, हमारे इंडियंस ने ये किया, मतलब हमारे इंडियंस ने ये शो किया हम सारे के सारे एट प्रेजेंट यूनाइट है, इकट्ठे हैं। तो उन्होंने यूनिटी डे मनाया था उसी दिन, 16 अक्टूबर 1905 को यूनिटी डे, मतलब एकता दिवस या रक्षाबंधन दिवस भी मनाया था। किन्होंने मनाया था, वो मनाया था इंडियंस ने। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो बंगाल की पार्टीशन 1905 में हुई है, आगे हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे भी, आने वाली वीडियो में, सॉरी स्लाइड में। तो जो बंगाल की पार्टीशन थी वो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे वो खत्म हो गई थी। एन्योल्ड होता है कैंसिल होना। तो बंगाल की पार्टीशन 1905 में हुई थी और वापस कैंसिल कब हुई थी, 1911 में। मतलब जो वेस्ट और ईस्ट दो पार्ट्स बन चुके हैं इंडिया के बंगाल वाले हिस्से के, तो बंगाल वाला हिस्सा दो पार्ट्स में जब डिवाइड हुआ 1905 में, वो आगे जाके 1911 में वापस क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास था बंगाल की पार्टीशन में दो पार्ट्स बने और बाद में जाके क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। और उसी दिन 16 अक्टूबर को हमारे इंडियंस ने रक्षाबंधन दिवस सेलिब्रेट किया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की पार्टीशन के टाइम पे अपने इंडिया के वाइसरॉय कौन थे। देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा था, पार्टीशन वाज एन्योल्ड इन 1911। जो पार्टीशन थी वो 1911 में कैंसिल हो गई थी लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। मतलब जब पार्टीशन कैंसिल हुई थी बंगाल की, उस टाइम तो लॉर्ड हार्डिंग थे। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ये है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल की पार्टीशन के टाइम पे कौन थे वाइसरॉय, तो उस टाइम पे कौन थे, उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन। तो बस याद करने के लिए ऐसे सोच सकते हो, कोई ऐसा पर्सन है जिसके सिर पे कर्जा है, काफी पैसे देने हैं, तो कर्जे की वजह से उसने अपने जो एरिया था वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट किसी को दे दिया, एक पार्ट अपने पास रख लिया। तो जो एरिया था बंगाल वाला एरिया 1905 में डिवाइड हुआ था। 1905 में जो वाइसरॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन। और हाँ, जीके गोखले जो थे वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के। देखो जो इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट, जो सेशन बनते थे वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिए थे। लेकिन जो जो इंसिडेंट्स होते गए हमारे इंडिया में इंपॉर्टेंट वाले, उस टाइम पे जो इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट हम पढ़ते रहेंगे साथ के साथ। तो 1905 में एक्चुअली में बनारस सेशन हुआ था। सेशन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछ सकते हैं जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी, बंगाल की पार्टीशन के टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट कौन थे, जीके गोखले। ये हमारे इंडिया में इंडियंस है, जीके गोखले। और उधर वाइसरॉय चल रहे हैं ब्रिटिशर्स के, मतलब ब्रिटिशर्स जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, उनके जो वाइसरॉय थे इंडिया में वो लॉर्ड कर्जन थे। और हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे जीके गोखले थे। देखो जो पर्सन पहली बार ये वीडियोस देख रहा है उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, ये प्रेसिडेंट क्या है, वाइसरॉय चल रहे हैं। तो पहले वाली वीडियोस आपको देखी हो, अगर देखी होंगी पहले वाली वीडियोस, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। स्टार्टिंग में हमने बेसिक से देखा था कैसे गवर्नर जनरल वाइसरॉय हमारे इंडिया में काम करेंगे, और उसके बाद कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग होती है उनको मीटिंग को सेशन बोलते हैं, और उनके प्रेसिडेंट कैसे कैसे काम करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वो वाली वीडियोस नहीं देखी, तो पहले पीछे वाली वीडियोस देख लो, ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम समझ आती रहे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग 1905 बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस विद रिगार्ड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो क्या हुआ, जैसे ही 1903 में जब ब्रिटिशर्स ने न्यूज़पेपर में अनाउंस किया था, संजीवनी न्यूज़पेपर में,
जो बंगाल है उसको डिवाइड किया जाएगा, और 1905 में ब्रिटिशर्स ने उसको डिवाइड कर दिया। तो 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से, या हम कह सकते हैं सारे के सारे इंडियंस ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी। मूवमेंट ऐसी स्टार्ट की थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उन्होंने मूवमेंट आंदोलन किया, उसको बोला गया स्वदेशी बाइकॉट आंदोलन, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का मतलब क्या हमारे पास है, मतलब हमारे इंडिया में बनी चीजों का प्रयोग करो। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया वाला चलेगा, ब्रिटिशर्स का नहीं चलेगा। जैसे कि लॉ सिस्टम है उनका नहीं यूज करेंगे, हम हमारा ही चलाएंगे। उनकी जो जुडिशरी सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया इस टाइम पे 1905 में, जैसी बंगाल की पार्टीशन की थी, वैसी जो हमारे इंडियंस थे, इंडियंस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए। तो इंडियंस ने ये वाली मूवमेंट स्टार्ट कर दी। तो अगर पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया भी हुआ है, जो स्वदेशी बाइकॉट आंदोलन है सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ, तो वो स्टार्ट हुआ था 1905 में। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, एक बार अमार सोनार बांग्ला आपने सुना होगा, जैसे हमारे इंडिया का जन गण मन नेशनल एंथम है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जब बंगाल वाला एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, एक सॉन्ग लिखा था अमार सोनार बांग्ला, मतलब हमारा सोना बांग्ला कह सकते हैं, अमार सोनार बांग्ला। तो अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा 1905 में। जो आगे चल के जब बांग्लादेश अलग से कंट्री बन गया था, तो बांग्लादेश वालों ने इसी को अडॉप्ट कर लिया अपना नेशनल एंथम। जैसे हमारा इंडिया का जनगण मन राष्ट्रीय गान है, तो बांग्लादेश का जो एरिया है उसका जो नेशनल एंथम है वो कौन सा है, अमार सोनार बांग्ला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इन कलकत्ता सेशन 1906। देखो अभी 1906 आ गया, दैट मींस 1905 वाला एरिया ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो जो नोट्स बना रहे हैं उनको मिल चुका होगा। 1905 में तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चीज तो हमारे बंगाल की पार्टीशन हुई, स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट आई, और अमार सोनार बांग्ला। 1906 में क्या हुआ, कलकत्ता सेशन हुआ, दैट मींस कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई। हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिमांडेड स्वराज, कौन सा पर्सन ऐसा था जिन्होंने डिमांड किया था स्वराज, सेल्फ रूल। सेल्फ रूल होता है मतलब क्या है, अपना रूल अपना राज खुद चलाना, मतलब गवर्नमेंट में खुद राज करना, गवर्नमेंट चलानी अपनी खुद में इंडिया में। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहले डिमांड किसने की, स्वराज की। देखो कलकत्ता सेशन 1906 में लास्ट जो वीडियो मैंने डाली थी जिसमें इंपॉर्टेंट सेशंस डाले थे, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेशन ये वाला बनता है, कलकत्ता सेशन 1906। वैसे भी कलकत्ता वाले सेशन सारे के सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे लिए। तो 1906 वाला जो कलकत्ता सेशन था उसमें किस पर्सन ने डिमांड किया था, स्वराज। तो स्वराज की डिमांड की थी दादा भाई नरोजी ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, बी ऑप्शन, दादा भाई नरोजी। और हाँ, स्वराज से क्वेश्चन और भी बनता है। देखो जो स्वराज वर्ड है, स्वराज वर्ड किसी और पर्सन ने दिया है, जो स्वराज टर्म है वो किस पर्सन ने दी थी, दयानंद सरस्वती जी ने। दैट मीन्स क्वेश्चन तीन तरह के बनते हैं। जो स्वराज वर्ड है वो किसने दिया, दयानंद सरस्वती ने। और उसको सबसे ज्यादा यूज किसने किया, मैक्सिमम यूज किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने। आपने वो स्लोगन भी सुना होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो स्वराज का मैक्सिमम यूज किसने किया, बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक का ही वही स्लोगन था। तो तीन क्वेश्चन बन गए हमारे पास, एक तो ये बन गया दयानंद सरस्वती ने स्वराज टर्म दी, सबसे ज्यादा यूज किया बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आता है वो आता है सबसे पहले डिमांड, सबसे पहले मांग किसने की थी स्वराज की, वो की थी हमारे दादा भाई नरोजी जी ने। तो ये हमारे पास था कलकत्ता सेशन 1906 वाला। हमने ऑलरेडी पहले पीछे पढ़ लिया बंगाल की पार्टीशन, कलकत्ता सेशन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। 1906 में एक चीज और हुई थी, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड ऑन 30th ऑफ दिसंबर 1906 है, मैंने स्टार्टिंग में बताया भी है। ढाका, ढाका कहां की कैपिटल है, बांग्लादेश की। देखो सोच के देखो 1905 में क्या हुआ, हमारा जो बंगाल वाला एरिया है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक तो वेस्ट हो गया, मतलब वेस्ट कहां होता है, लेफ्ट साइड, और ईस्ट हो गया राइट साइड। तो जो राइट साइड वाला एरिया जो जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, उसकी कैपिटल ढाका है, वो ऑलरेडी 1905 में मुस्लिम्स के पास चला गया है ना। तो उसी एरिया में 1906 में अगले साल 30 दिसंबर, जैसे इंडियंस ने अपनी पार्टी बनाई हुई है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, तो मुसलमानों ने अलग से पार्टी बना ली, दैट वाज मुस्लिम लीग। क्वेश्चन ये पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। तो पहले देख लेते हैं उसके फाउंडर कौन कौन से हैं। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, मोहम्मद अली जिन्ना, सलीमुल्लाह खां, आगा खां, मोहसिन उद मुल्क। आपने मोहम्मद अली जिन्ना तो काफी बार सुना होगा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो फाउंडिंग मेंबर नहीं थे, वो आगे आके, ये अभी 1906 वाला टाइम चल रहा है, 1913 में वो ज्वाइन करेंगे। ये वाले मेंबर जो थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये फाउंडिंग मेंबर नहीं थे,
फाउंडिंग मेंबर ये 3 पर्सन थे, सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, अगर सिंगल फाउंडर पूछा जा रहा है मुस्लिम लीग का, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, सलीम उल्लाह खां। तो सलीम उल्लाह खां सिंगल फाउंडर पूछा जाएगा। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास क्या है, 30 दिसंबर ढाका में जो मुस्लिम लीग बनी थी, इन चारों में से कौन सा फाउंडिंग मेंबर नहीं था? दैट मींस फाउंडिंग मेंबर एक्चुअली 3 थे, वो थे ये तीनों नीचे वाले, सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। तो यहां हमारा आंसर रहेगा मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग अब बन चुकी है, जिसके फाउंडर सलीमुल्लाह खां है, या फिर 3 कह सकते हैं, आगा खां, सलीमुल्लाह खां और मोहसिन उल मुल्क। यहां पे क्वेश्चन बना रहे हैं हम, इसके जो मुस्लिम लीग है उनके प्रेसिडेंट कौन थे? देखो फाउंडर अलग होता है, प्रेसिडेंट अलग होता है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में हमने देखा था, क्या देखा था, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के फाउंडर तो ए.ओ. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेव ह्यूम, लेकिन उसके जो प्रेसिडेंट बने थे पहले, वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो हमारे पास ऐसे ही क्वेश्चन बन रहा है, जो पिछले क्वेश्चन हमने देखा था ये तो फाउंडर थे अपने मुस्लिम लीग के, यहाँ प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है, तो पहले प्रेसिडेंट जिनको चुना गया था वो थे मुश्ताक हुसैन। ए ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, मुश्ताक हुसैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इंग्लिश सेशन, कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इंटू 2 मेजर पार्ट? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो ही डिवाइड हो चुकी है 2 बड़े पार्ट्स में, 2 मेजर पार्ट्स में। नेम क्या बने उनके? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। देखो जो हम पढ़ रहे हैं अभी हिस्ट्री में, मतलब बाद में यही नाम क्या दिए गए, उससे टाइम डिवीजन को डिवाइड कर दिया गया, टाइम को 1885 से लेके 1905 तक। मॉडरेट बोले तो नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट बोले तो गरम दल, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो डिवाइड हुई, वो डिवाइड हुई थी 1907 में। 1907 सूरत सेशन में क्या हुआ, 1907 में जो अपने लीडर भी थे उस टाइम पे, वो थे रास बिहारी बोस, आगे बताऊंगा मैं अभी आपको। तो उस टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी ना, तो 2 तरह के पर्सन थे उसमें। एक पर्सन तो ऐसे थे जिनको बोलते थे मॉडरेट्स, मॉडरेट बोले तो नरम दल, जो संविधानिक तरीके से अपनी आजादी लेना चाहते हैं। देखो दोनों चाहते तो इंडिपेंडेंस है, दोनों चाहते आजादी है, लेकिन मॉडरेट नरम दल है, तो नरम मतलब ये लड़ाई नहीं करेंगे, बिना लड़ाई के संवैधानिक तरीके से आजादी लेंगे। और एक हमारे पास है एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल वाले। गरम दल वाले क्या चाहते हैं, जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ है, रिवोल्ट कहां स्टार्ट हुआ है एक्चुअली, बंगाल वाला एरिया जो ब्रिटिशर्स ने अभी अभी डिवाइड कर दिया, तो वो वाले एरिया से पूरे इंडिया में विद्रोह स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया को छोड़ के चले जाए। तो 2 तरह के, 2 अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग हम कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। डिवाइड कब हुई? 1907 सूरत सेशन में। स्टार्ट। तो आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स? देखो हमने क्या देखा, जो अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल। तो कुछ पर्सन मॉडरेट में होंगे, कुछ पर्सन एक्सट्रीमिस्ट में होंगे। तो यहां पूछा गया इन चारों में से कौन सा पर्सन ऐसा था जो एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल का हिस्सा नहीं था? तो पहले सबसे पहले है लाला लाजपत राय, उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद है बिपिन चंद्र पाल, और उसके बाद है महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी के बारे में तो सबने सुना होगा, सबको पता भी होगा ऑलरेडी। जो महात्मा गांधी थे वो प्यार से आजादी चाहते थे ना, मतलब वो गरम दल में नहीं थे, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे वो, मतलब वो विद्रोह भी नहीं करना चाहते थे। दैट मीन्स यहाँ तो आंसर क्या बनेगा, महात्मा गांधी, डी ऑप्शन। और उस टाइम पे जब अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो डिवाइड हुई थी, उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे 1907 में, वो कौन थे? रास बिहारी बोस वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट एक और बनता है, जो अपने एक्सट्रीमिस्ट वाले, देखो लीडर्स याद कैसे करने हैं, कौन कौन से लीडर्स मॉडरेट में है, कौन कौन से एक्सट्रीमिस्ट में है। तो आप सिर्फ गरम दल वाले लीडर याद रखो, बाकी सारे नरम दल में आ जाएंगे। सिर्फ 4 लीडर्स ऐसे थे, जो सामने छोटे होते हुए बुक्स में पढ़ा होगा, लाल बाल पाल वर्ड सुना होगा। लाल से हमारे पास है लाला लाजपत राय, बाल से हमारे पास है बाल गंगाधर तिलक, पाल से हमारे पास है बिपिन चंद्र पाल, और चौथा पर्सन हमारे पास था औरबिंदो घोष। औरबिंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये 4 पर्सन थे एक्सट्रीमिस्ट। मतलब ये चारों के चारों गरम दल वाले हैं, लड़ाई झगड़े वाले हैं। बाकी कोई मर्जी पर्सन आपके सामने आए, फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जवाहरलाल नेहरू होगा, जीके गोखले होंगे, जीके गोखले के बाद महात्मा गांधी जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया इंडिया वापिस आके, उसके बाद एमजी रनाड़े, महादेव गोविंद रनाड़े, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो कुछ पर्सन है, हमें याद रखने की जरूरत भी नहीं है, तो हमने सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट वाले याद करने हैं। अगर ऐसे इस तरह का क्वेश्चन बनता है आपके सामने, या तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, 4 ऑप्शन होगी,
चारों की चारों ऑप्शंस में से एक चुनना होगा आपने, एक सिलेक्ट करना होगा एक्सट्रीमिस्ट वाला। अदरवाइज जैसे क्वेश्चन मैंने अभी दिया, चारों में से कौन सा एक्सट्रीमिस्ट में नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो आप सिर्फ गरम दल वाले याद रख सकते हो, लाल बाल पाल और अरविंद घोष। आगे चलते हैं। विच टू लीडर्स वर एसोसिएटेड विद मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस? कौन से दो पर्सन ऐसे थे जो जिनका लिंक था मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस के साथ? देखो मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस क्या है, क्वेश्चन सीधा सीधा एक सिंपल सा बनता है, मैं बता दूंगा अभी। मुजफ्फरपुर बॉम्ब, मुजफ्फरपुर वाला एरिया जो है यूपी में है, उस एरिया में ना एक पर्सन था किंग्सफोर्ड, वो किंग्सफोर्ड राज कर रहा था। वो वहां के जो पर्सन थे, जनता थी, उनको तंग भी करता था। तो जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने दो पर्सन को हायर किया था। वो दो पर्सन कौन थे? प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस जो किंग्सफोर्ड को थे, किंग्सफोर्ड, किंग KING, किंग FORD, किंग्सफोर्ड। तो किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उन्होंने बॉम्ब फेंका था। जो बॉम्ब फेंका था मुजफ्फरपुर वाले एरिया में, एक रिक्शा में बॉम्ब फेंका गया, लेकिन उस टाइम पे रिक्शा में वो खुद पर्सन शामिल नहीं था। तो वो खुद तो शामिल नहीं था, एक लेडी थी और ये उसकी बेटी थी छोटी सी। वो दोनों पर्सन मर जाते हैं, लेकिन जो ये वाला पर्सन था किंग्सफोर्ड, वो बच जाता है। कोई स्टोरी याद करने की जरूरत नहीं है, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाला है सिर्फ ऐसे ही बनता है सीधा सीधा। प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस जो थे, वो कौन से केस के साथ रिलेटेड है? तो वो कौन से केस के साथ रिलेटेड है? मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस के साथ। तो मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस में ये दो पर्सन शामिल थे, प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस। और जो प्रफुल्ल चक्की थे, वो तो उन्होंने खुद को मतलब ऐसे बोल सकते हैं सुसाइड कर लिया था उन्होंने। और खुदीराम बोस जो थे, उनको फांसी मिली थी। और खुदीराम बोस यंगेस्ट, सबसे कम उम्र वाले थे जिनको फांसी मिली थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, सबसे कम एज वाला ऐसा पर्सन जिसको फांसी मिली थी। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में खुदीराम बोस ऐसे थे जो सबसे कम एज वाले, सबसे कम उम्र वाले थे फांसी लेने वाले। तो ये हमारे पास 1908 हो गया, 1905, 6, 7, 8। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोरले मिंटो रिफॉर्म्स इज करेक्ट? तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, देखो मोरले मिंटो रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। मिंटो उस टाइम पे वाइसरॉय थे और मोरले सेक्रेटरी थे, तो इसी वजह से मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, मोरले मिंटो सुधार बोला जाता है। इवन कि इन सुधारों को ड्रैगन तीथ के नाम से भी जाना जाता है, मतलब मोरले ने खुद कहा था ड्रैगन तीथ। तो मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है? तो सबसे पहले है, दीज रिफॉर्म्स केम इनटू 1909, 1909 में आए, बिल्कुल सही है। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम वाज गिवन टू मुस्लिम्स, ये भी सही है। मुसलमानों को अलग से चुनाव प्रणाली, देखो मुसलमान जो थे 1906 में जब उन्होंने मुस्लिम लीग पार्टी बनाई थी, तो मुस्लिम लीग पार्टी जब बनी उसी टाइम पे उन्होंने ये कह दिया था हमारे इंडिया में, एक तरह से कह सकते हैं, जो ब्रिटिशर्स थे उनसे डिमांड की थी, हमें अलग से चुनाव प्रणाली चाहिए, हमें अलग से इलेक्टोरेट सिस्टम चाहिए। इलेक्टोरेट सिस्टम का मतलब क्या है यहाँ पे? जब भी इलेक्शंस होंगे मुस्लिम्स के, उस टाइम पे जो वोट डालने वाले पर्सन होंगे वो सिर्फ मुस्लिम होने चाहिए। मतलब क्या है, मुसलमानों के इलेक्शन में मुसलमान ही बंदे वोट डालेंगे और कोई पर्सन वोट नहीं डालेगा। तो ये अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम उन्होंने डिमांड की थी, जो 1909 मोरले मिंटो सुधार में ब्रिटिशर्स ने, इवन कि हम कह सकते हैं मिंटो ने क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी, किनको? मुसलमानों को। द सीट्स फॉर इंडियंस इंक्रीज्ड फ्रॉम 16 टू 60 इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो जैसे हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट विधान परिषद चलती है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे विधान परिषद थी, उनमें क्या किया, इंडियंस की जो सीट्स थी वो इंक्रीज करके 16 टू 60 कर दी। मतलब पहले इंडियंस तो शामिल थे, लेकिन वो कितने थे? 16। 16 से बढ़ा के कितनी कर दी गई? 60, 60 कर दी गई। दैट मीन्स एक साइड मुसलमानों को कुछ दे दिया, एक साइड इंडिया के लिए कुछ भी कर दिया। मतलब क्या है, ये एक्चुअली में ब्रिटिशर्स यहाँ ना एक पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी वो इंट्रोड्यूस कर चुके हैं इंडिया में। वो पॉलिसी कौन सी है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो अगर पूछा जाता है ना कौन से सुधारों में सबसे पहले उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जैसे आपने सुना होगा फूट डालो और राज करो की नीति, तो वो कहां पे शो की थी उन्होंने? वो शो की थी उन्होंने मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में। तो सीट्स जो थी इंडियंस की वो भी इंक्रीज कर दी थी। दैट मींस पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है। तो इसी वजह से हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन। और हाँ, जो मिंटो थे, मिंटो ने अभी क्या किया, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दे दिया। तो इसी वजह से जो मिंटो है, लॉर्ड मिंटो, उनको फादर बोलते हैं कॉम्युनल। कॉम्युनल होता है सांप्रदायिक, सांप्रदायिक होता है, जैसे हम कहते हैं इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज डिवाइड है, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, क्रिश्चियन अलग है। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के जो पिता है, फादर है, जनक है, वो किनको बोलते हैं? लॉर्ड मिंटो को। तो ये हमारे पास आज के क्वेश्चंस थे, आज के लिए सफिशिएंट रहेगा। मैं भी रिवीजन के लिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है आज। तो हम आज का हमारा जो लेक्चर था वो ये था,
तो पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, सबसे पहले हमने देखी थी बंगाल की पार्टीशन 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन हुई। सबसे पहले 1903 में संजीवनी में उन्होंने अनाउंस करवाया। उसके बाद 16 अक्टूबर को फाइनली हो गई पार्टीशन इंडिया में। तो 16 अक्टूबर को यूनिटी डे या रक्षाबंधन दिवस भी मनाया लोगों ने। उसके बाद हमने देखा था 1905 में एक चीज और देखी थी, स्वदेशी बाइकॉट आंदोलन, स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट स्टार्ट की। और उसके बाद हमने ये भी देखा अमार सुनार बांग्ला भी लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कलकत्ता सेशन 1906 हुआ। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले डिमांड की थी स्वराज की। तो स्वराज सबसे पहले 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा देखा गया, वो डिमांड की गई 1906 कलकत्ता सेशन में। और हमने ये भी देखा था जो स्वराज टर्म है वो किसने कॉइन की थी, सबसे पहले किसने दी थी, वो थी दयानंद सरस्वती जी ने। और मैक्सिमम यूज किसने किया, तो मैक्सिमम यूज किया था हमारे बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद हमने देखा 1906 30 ऑफ दिसंबर 1906 ढाका में क्या हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मुस्लिम लीग बनी। सलीमुल्लाह खां अगर एक फाउंडर पूछते हैं, अदरवाइज सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उद मुल्क, ये तीनों फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और मुश्ताक हुसैन क्या बने, उनके प्रेसिडेंट बने। आगे क्या हुआ, सूरत सेशन 1907 में। सूरत सेशन में क्या हुआ, जो अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल और नरम दल। गरम दल वाले मैंने बंदे बताए, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल 3% थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और औरबिंदो घोष। आगे मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस आया। मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस 1908, प्रफुल्ल तकी और खुदीराम बोस, 2 पर्सन किंग्सफोर्ड को मारना है लेकिन बच गया। तो खुदीराम बोस जो थे वो क्या बने, यंगेस्ट जिनको फांसी दी गई। आगे क्या आपने पढ़ा, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़ा 1909 वाला। तो 1909 मोरले मिंटो सुधार आए, जिसमें क्या हुआ, 3 चीजें हमने पढ़ी। पहली चीज हमने ये पढ़ी थी, सबसे पहले 1909 में आए। सेकंड चीज हमने ये पढ़ी, उसमें जो इंडियंस थे उनकी सीट्स 16 to 60 की गई। थर्ड पार्ट हमने ये पढ़ा था, जो मुसलमान थे उनको अलग से इलेक्टोरेट सिस्टम दिया मिंटो ने। इसी वजह से मिंटो को कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर भी बोला जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। मतलब पहले 6 पार्ट्स हमने आज के लेक्चर में कवर कर लिए हैं। आगे जो 6-7 पार्ट्स रह गए हैं 1917 तक, वो कल या परसों वाले सेशन में हम कवर करेंगे, जिसमें हम दिल्ली दरबार देखेंगे 1911 वाला, गदर पार्टी, कामागाटा मारो इंसिडेंट देखेंगे, लखनऊ सेशन देखेंगे, होम रूल लीग और 1917 की अगस्त डिक्लेरेशन। तो आज के क्वेश्चन आपके पास है क्विज ऑफ द डे में। तो पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो एक बुक थी, वो बुक किस पर्सन ने लिखी है। काफी ज्यादा बार एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। आपके पास ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तेजपाल सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन कौन थे जो इलेक्ट हुए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में। देखो मैंने पिछले लेक्चर्स में, शायद लास्ट या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था, जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा होती है तो ब्रिटिशर्स के वहां क्या होती है, हाउस ऑफ कॉमन होता है। मतलब उनका लोअर हाउस उनको बोलते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट होने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे, वो आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक वाज ऑथर्ड बाय लोकमान्य तिलक। देखो जो लोकमान्य थे उनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है चारों में से, वॉइस ऑफ इंडिया, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, गीता रहस्य। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रेजाइडेड, सॉरी विच नहीं आएगा, हु आएगा, हु अमंग द फॉलोइंग नेवर प्रेजाइडेड आईएनसी। तो चारों में से कौन सा पर्सन ऐसा है जिसने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को प्रेजाइड नहीं किया, दैट मींस वो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बना। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, रहीमतुल्ला, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू जी। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हु स्टेड इन इंग्लैंड एंड एंडेवर टू एजुकेट ब्रिटिशर्स अबाउट देयर रिस्पांसिबिलिटी रिगार्डिंग रूल इन इंडिया। ऐसा कौन सा पर्सन था जो इंग्लैंड में रहा और ब्रिटिशर्स की रिस्पांसिबिलिटी क्या थी। देखो जो ब्रिटिशर्स थे हमारे इंडिया पे राज कर रहे हैं, मतलब हमें हमारे इंडिया को उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनी बना के रखा हुआ है, तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी भी बनती है हमारे इंडिया पे राज कर कैसे कैसे करना है और इंडियंस की प्रॉब्लम्स जो है उनको दूर करना है। तो जो रिस्पांसिबिलिटी थी किस पर्सन ने शो करवाई इंडियंस को इंग्लैंड में रहके, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने है, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो लोगों को, ताकि सारे लोग चैनल के साथ जुड़ सके और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके इस चीज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।